हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के, कैसे है सभी? क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कैसे है सभी? सब क्लियर, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो, तो आज से हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे घर्षण। तो घर्षण एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ये कोई ऐसा नया चैप्टर नहीं है, यह जो हमने गति के नियम पढ़ा था उसी का एक पार्ट है ना, उसी का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं घर्षण। ठीक है, अब घर्षण में जो है उसमें हमें और क्या पढ़ना होगा? घर्षण में और क्या पढ़ना होगा? घर्षण में हमें जैसे हम गति के नियम पे चर्चा कर रहे थे वही सारी चर्चाएं अभी भी करेंगे, बस इसमें एक नया रूप लेकर आएंगे या एक और नया बल लेकर आएंगे जिसे कहते हैं घर्षण। आप ब्लैक स्टूडियो से, हाँ, वो एक्चुअल में बैच 1 वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पर जो बोर्ड रहता है आपका वो आधा काला और थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा रहता है, तो मैंने बोला ठीक है पूरा काला कर देते, तो उसको साफ करवा लिया। लाइट ज्यादा नहीं बेटा, लाइट वाइट ठीक है, सब वही सब कुछ है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे नया चैप्टर। नेमो बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। ईश्वर करे, भगवान करे आप अगले साल एक बहुत ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एंट्री पाए, है ना, और जल्द ही एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बने। आर्यन, आर्यन बेटा आपने उर्दू में नाम लिखा, मुझे उर्दू नहीं आती ना, आज तक आपने मेरा नाम नहीं लिया, अब ले लिया। चलो, तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें समझना होगा घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रकार समझने होंगे, सीमांत घर्षण के नियम देखने होंगे, गतिज घर्षण के नियम देखने होंगे, गतिज घर्षण समझना होगा, और नत समतल पर घर्षण, और उसके हमने दो ब्लॉक निकाय के लिए घर्षण बल देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में, हाँ मुझे याद है, चिंता ना करो, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने बोला था। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर पहले घर्षण समझना होगा, घर्षण पे बेसिक चर्चा करेंगे हम, और इसके बाद में हम आज जैसे 1.5 घंटे क्लास, उसके स्टार्टिंग के 1 घंटे तक हम लोग ये सब कुछ घर्षण वगैरह पढ़ेंगे। आखिरी के आधे घंटे में 15 मिनट लेक्चर नंबर 9 और 15 मिनट लेक्चर नंबर 10 के मैं क्वेश्चंस बता दूंगा। क्या प्लान सभी को क्लियर है? हाँ, ये न्यू चैप्टर है, और ये न्यू चैप्टर वैसे शैली, आज आपका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। आप भी ना जल्द ही एक बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, और भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नहीं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण ना हो, आपकी अच्छी वाली मनोकामनाएं, जैसे डॉक्टर बन जाओ, है ना, और लोगों के लिए और अच्छा करो, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, है ना, क्योंकि आपकी मनोकामनाएं तो, इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होगी। चलो भाई, तो घर्षण क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। पढ़ ले, केमिस्ट्री क्लास होगी, हाँ केमिस्ट्री क्लास होगी, बिल्कुल केमिस्ट्री वाले भैया आ चुके हैं, केमिस्ट्री क्लास होगी। कौन सा बेटा? ये वाला जो चैप्टर है वह कार्य ऊर्जा, सॉरी न्यूटन के गति के नियम हम जो पढ़ रहे थे उसी का लास्ट पार्ट है, जिसको हमने एक नया चैप्टर बना दिया है एक। चलो, तो अब हमने बल वगैरह के बारे में काफी सारी चर्चाएं कर ली थी। अब हमें समझना होगा कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल की उत्पत्ति कैसे होती है, और सारी बातें घर्षण बल को लेकर समझना होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण की उत्पत्ति के कारण, या घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है, और घर्षण बल होता क्या है बेसिकली, यह भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण क्या है। घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल क्या होता है, जब भी हमारे पास ना कोई भी एक वस्तु या कोई भी दो सतह सापेक्षित गति करती है, सापेक्षित गति करती है मतलब एक के सापेक्ष दूसरा गति करता है। ठीक है, तो उसमें जब वास्तविकता में अगर हम समझे तो कोई भी सतह चिकनी सतह नहीं होगी, खुरदुरी सतह होंगी। अगर हम कितना भी चिकना कर ले तो उसमें भी क्या होगा सर, जो अणु होंगे वो एक दूसरे में बल लगाएंगे। या अगर हम कोई भी एक चिकनी सतह को जूम करके देखेंगे तो वो
थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ होगी ही होगी, या इसे हम बोलेंगे इसमें कुछ ना कुछ ग्रूव्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई भी एक सतह दूसरी सतह के सापेक्ष गति करने की कोशिश करती है तो वो ग्रूव्स जो होते हैं, जो उबड़ खाबड़ जगह होती है, वो एक दूसरे के अंदर फंस जाती है ना। अगर मैं मान के चलो यहां पे मुझे दिख रहा है ये चिकनी सतह, बिल्कुल 100% चिकनी, लेकिन जब मैं इसे जूम करूंगा तो जूम करने पर मुझे समझ में आएगा कि यहां पर एक्चुअल में क्या है कि यह जो सतह है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है और नीचे वाली सतह भी थोड़ी उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब यह एक दूसरे के सापेक्ष गति करना चाहेगी, मतलब नीचे वाली जो सतह है वो मान के चलो रुकी हुई है, ऊपर वाली सतह आगे बढ़ रही है, या दोनों ही गति कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर घर्षण लगेगा। मतलब यह गति का विरोध करता है बल। जैसे हमने पढ़ा था कि सर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है वो धक्का मारता है, तनाव बल खींचता है, तो घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है या गति का प्रयास करती है, कर भी सकती है प्रयास भी कर सकती है, तो दोनों संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल घर्षण कहलाता है ना। मतलब गति का विरोध जो बल कर रहा है वह कौन सा बल है, वह घर्षण बल कहलाता है ना। तो फिर से एक बार हम समझ लेते हैं इसको, घर्षण बल क्या हो रहा है, यहां पर जब भी सापेक्षिक गति हो रही है या होने का प्रयास कर रही है, हो भी सकता है और ऐसा हो सकती है हाँ ये ट्राई कर रही है कि होगी ये गति, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो बल लगेगा वो घर्षण बल लगेगा। जैसे मान के चलो कि अगर मैंने एक हाथ पे दूसरा हाथ रखा और मैं पूरा जोर लगा रहा हूं कि ये आगे खसक जाए, तो नहीं जा रहा है, और जोर लगा तो आगे खसक गया। तो जब मैं जोर लगा रहा था तो यह आगे नहीं जा रहा था, तो ये क्या होगा, ये गति का प्रयत्न हो रहा था, गति का प्रयास हो रहा था, उस समय भी क्या लग रहा था, उस समय भी घर्षण बल लग रहा था। और जब गति हो रही है तब भी घर्षण बल लगेगा। जैसे मान के चलो कि एक बहुत भारी डब्बा रखा हुआ, उस डब्बे को आप धक्का लगाना चाहते हो या उस डब्बे को, उस बॉक्स को आप हिलाना चाहते हो, तो क्या होता है, वहां पर जब आप बहुत जोरों से धक्का लगा रहे हो तो क्या वो चला, नहीं सर नहीं चला। तो क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि आप जो बल लगा रहे हो उसके विरोध में एक बल लग रहा है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल, और वह आपकी गति, जो गति का प्रयास हो रहा है उसे रोक रहा है। या अगर मान के चलो आपने उसे चला भी तो थोड़ा धक्काओगे और फिर वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो गति करी थी तो गति करी, या वो डब्बे ने जब गति करी तो गति करते ही वो रुक गया, क्योंकि जैसी गति हुई फिर से घर्षण लगा, जिसकी वजह से वो विराम अवस्था में आ गया था गति के विरोध में। ठीक है, नूर मुस्तफा, बधाई हो बेटा, आपका कोर्स जो है वो 2 दिन के ब्लॉक हो रहा है। कारण नंबर 1, आप क्लास में लेट आए हैं, आप क्लास में पूरे 10 मिनट लेट है। कारण नंबर 2, आप क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हो। और कारण नंबर 3, ये वाली बात, ये चैप्टर कौन सा है ये मैंने आपको कल भी बताया था, परसों की क्लास, पिछली क्लास में बताया था, और आज क्लास में अगर आप टाइम पे आते तो आपको पता चल जाता कि ये कहां पर दिया गया है चैप्टर। ठीक है, चल, तो यहां पर फ्रिक्शन क्या होता है यह हमें समझ में आया। अर्थ के बाहर फ्रिक्शन नहीं लगता, लगता है बेटा, लगता है। ठीक है, हाँ, फर्श पर बॉल की गति रुक जाना वो भी घर्षण का ही एग्जाम्पल है। तो घर्षण के काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा मुस्तफा बेटा, ये जो है वो गति के नियम जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी का एक लास्ट टॉपिक होता है घर्षण, जिसको हम अलग अलग से चैप्टर बनाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ाई कर ले हम। हवा में भी लगता है, हाँ हवा में भी लगता है। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा ना, मैं आया हूं, मैं बताऊंगा। और कुछ डाउट? आप हीरो लग रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट रखोगे तो आप नीट कैसे निकाल पाओगे, है ना। आपको समझ में आना चाहिए क्या कि सर आप स्मार्ट हो और आप स्मार्ट लग रहे हो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ सर आप स्मार्ट हो है ये बात, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1, तो आपको असर्शन रीजन आते ना, तो इसलिए आपके असर्शन रीजन वीक रह जाते कि आपको इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हो और लग रहे हो, दोनों में अंतर है ना। चलिए पढ़ ले। अब देखो यहां पर
तो अब घर्षण क्या होता है यह अब हमें समझ में आ गया है। अब घर्षण के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जब हमारी गाड़ी चलती है तो उसमें टायर जब घूमता है तो जमीन और टायर के मध्य घर्षण बल लगता है। तो वहां पर वो बल भी, जैसे गाड़ी भी अगर साइकिल है तो साइकिल में पेडल मारते मारते रोक देते हैं हम, तो क्या होता है सर, थोड़ी देर में साइकिल रुक जाती है, क्यों? घर्षण बल की वजह से। ये घर्षण बल क्या हमेशा दुष्ट और पापी ही है? क्या दुष्ट और पापी है घर्षण बल सदैव? दुष्ट और पापी कहने का मतलब क्या हो गया? क्या ये हम जब भी जो करने जाते हैं हमारा बुरा ही चाहता है? नहीं, जरूरी नहीं है। घर्षण बल हमारा भला भी चाहता है। और अगर घर्षण बल नहीं होता तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती जीवन में, जैसे मशीनें वगैरह कुछ काम नहीं कर पाती, या है ना जो मैकेनिकल मशीनें होती है वो काम नहीं कर पाती, या इसके अलावा हम, सबसे बड़ी बात, हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम चलते भी किसकी वजह से? घर्षण की वजह से ही है। तो यही सब कुछ अब हम एक एक करके समझेंगे, घर्षण से जुड़ी बहुत सारी बातें समझेंगे और घर्षण से जुड़े बहुत सारे एग्जाम्पल भी समझेंगे। अब सबसे पहली बात तो यह समझना होगा हमें कि घर्षण क्या होता है, तो घर्षण उत्पन्न कैसे हुआ, घर्षण उत्पन्न कैसे हुआ। जैसे बेसिक मैंने समझा दिया, लेकिन इसमें भी दो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। पहला है पुराना मत और एक नया मत, है ना। पुराना मत मतलब जैसे पहले माना जाता था कि घर्षण क्या है, और अब क्या माना जाता है घर्षण क्या है। तो यहां पर हाँ, कॉपी और पेन के बीच में भी घर्षण है। बिल्कुल बेटा हर्ष, अगर कॉपी और पेन के बीच में घर्षण नहीं हो तो आप लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर, अरे भाई साहब, शिवा ने एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दिया। उसने बोला कि सर सिलवट्टे पे चटनी नहीं पीस पाएंगे अगर घर्षण नहीं होगा, और सर दुनिया चले ना चले कि उनको चटनी ना मिले खाने में तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। ठीक है, वाटर में फ्रिक्शन, हाँ वाटर में फ्रिक्शन, एयर में फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, अब अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दो तो मैं बोल लूं। अंतरिक्ष में फ्रिक्शन, अंतरिक्ष में फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। मतलब अगर जमीन पे, अंतरिक्ष में किसी ग्रह पे चले जाता हूं वहां पे फ्रिक्शन होगा, है ना। तो चटनी मिलेगी भैया, समोसे के साथ भी चटनी मिलेगी, है ना। जब हम रोटी खाओगे तुम, रोटी के साथ भी मिलेगी, हर जगह चटनी मिलेगी, वही घर्षण है इस दुनिया में। चल देखो, तो अब घर्षण की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, तो दो कहानियां होती है, एक पुराना मत होता है, एक नया मत होता है। पुराना मत क्या कहता है कि जब दो वस्तु परस्पर संपर्क में आती है तो एक सतह का उबड़ खाबड़पन, इसी को मैंने क्या बोलता है, ग्रूव्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ग्रूव क्या होता है? ग्रूव, GROVES, ग्रूव्स। तो ये जो ग्रूव्स, उबड़ खाबड़पन दूसरी सतह के उबड़ खाबड़पन में फंस जाता है। यह फंसना गति का विरोध करता है ना। जैसा अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है यहाँ पर ये जब फंस जाते एक दूसरे में तो क्या होता है, ये गति का विरोध करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। लेकिन फिर यह पाया गया कि अगर यही घर्षण है तो अगर हम इस सतह को चिकना कर दे ना, खुरदुरापन, बिल्कुल, है ना, उबड़ खाबड़पन या खुरदुरापन बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इस सतह को चिकना कर दे तो कैसे सर, अगर हमने इसको घिसा, बहुत घिसा, एकदम चिकना कर दिया तो घर्षण कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि अगर हम यहां पर इसे चिकना करे तो क्या हुआ, तो सर यहां पे घर्षण कम होता गया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब हमने इसको बहुत ज्यादा चिकना कर दिया तो घर्षण बढ़ गया। फिर से घर्षण पहले तो कम हुआ, लेकिन जब चिकना अगर हम इसे घिसते गए, इसमें खुरदुरापन कम होता गया, तो घर्षण बहुत कम होने की जगह बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो इसके लिए एक नया मत दिया गया कि दो सतहों के वास्तविक संपर्क बिंदु पर सतहों के परमाणु एवं अणु एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते, इसी आकर्षण के कारण गति का विरोध होता है ना। तो नई बात क्या बोली गई कि एक्चुअल में उबड़ खाबड़पन तो ठीक है भैया, उबड़ खाबड़पन तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब यहां पर खुरदुरी सतह होती है तो जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में रहती है तो संपर्क में जो अणु, यहाँ के इसके जो अणु होंगे या इसके जो अणु या परमाणु होंगे, यहाँ पर कुछ अणु परमाणु होंगे, यहाँ पर कुछ अणु परमाणु होंगे, ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो अगर ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर ये एक दूसरे पर बल लगा रहे तो वह एक्चुअल में आकर्षण का बल होगा, जिसकी वजह से यह आगे नहीं बढ़ पाया। तो घर्षण को लेकर बिल्कुल आसान सी बात है क्या
कि हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि उत्पत्ति का कारण क्या होगा और घर्षण क्या होता है। तो उत्पत्ति के दो कारण होगा, एक ग्रुप्स वाला कारण और एक दूसरा वाला कि परमाणु एक दूसरे पर डायरेक्ट बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह एक दूसरे पर आकर्षी बल लगाते और प्रबल बल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से यह घर्षण जो है ना, घर्षण बल लगता है दो सतहों के मध्य। अब इसमें हमें आगे और क्या क्या बातें समझनी है। अब हमें यह समझ में आ गई सर घर्षण बल क्या होता है, कैसे कैसे लगता है। अब घर्षण बल कहां कहां हो सकता है ना, कहां कहां हो सकता है घर्षण बल। तो देखो घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल हमारे पास जो ठोस सतह होती है उनके मध्य होता है, और दूसरी बात तरल में होता है। ठोसों की सतह में होता है, और दूसरी बात तरल में होता है। तो ठोस की सतह सर, जैसे ठोस में हमारे पास हम जैसे जो भी बातें कर रहे हैं अभी वो सब ठोस की सतह थी सर। जैसे हमारे पास जमीन थी, हम चलना चाह रहे थे, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे फिसलना चाह रहा था, ये सब कुछ क्या है, यह सब कुछ जो है वह ठोस की सतह पर हुआ। इसी प्रकार से यहां पर तरल में घर्षण कैसा होता है सर। तरल में घर्षण, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक तरल, वैसे वायु की ही बात करते हैं हम जनरली, तो वायु और लिक्विड में, लिक्विड मतलब कि जैसे हमारा पानी हो गया, तो पानी में भी जब गति करते हैं तब भी हमें घर्षण बल महसूस होता है ना। क्यों, क्योंकि जैसे अगर पानी में भी ऐसा होता है ना कि भले उसमें घर्षण बल कम लगे ज्यादा लगे क्या होगा वो समझेंगे हम, लेकिन भले ही उसमें जहाज चल रहा हो, लेकिन वो जहाज भी सर अगर मोटर वोटर या उसकी मशीन बंद कर दिया तो थोड़ा सा आगे चल के रुक जाएगा। नाव अगर हम चला रहे पानी के अंदर, तो नाव चल रही है, तो अगर उसमें नाव की मोटर बंद कर दिया थोड़ी दूर जाके नाव रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि या उसमें पेडल मारना रोक दे तो क्यों रुक जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर तरल में भी घर्षण बल लगता है। हवा में भी लगता है, हाँ सर वायु में भी लगता है। हम एक बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं, जैसे हमने जो गुरुत्व के अधीन गति पढ़ा, जो प्रक्षेप गति पढ़ा, सारा जो पढ़ा उसमें बोला था कि वायु घर्षण ना ले। क्यों ना ले वायु घर्षण, क्योंकि यहां पर गेंद को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो गेंद ऊपर जाएगी, तो उसमें गति के विपरीत दिशा में, है ना, क्या लगता है घर्षण बल, कहां लगता है सर। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, मतलब कि यह गति का विरोध करता है। तो यहां पर जहां अपेक्षित गति, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, अपेक्षित गति का विरोध करता है। जहां पर आप अपेक्षित रूप से गति करना चाह रहे हो उसका विरोध करता है। तो ऊपर जाएगी बॉल तो नीचे की तरफ बल लगेगा, बॉल नीचे आएगी तो ऊपर की तरफ घर्षण बल लगेगा। तो उस कंडीशन में भी घर्षण लगता है। ठीक है, तो यहां पर ठोस में घर्षण तो हम पढ़ेंगे, तरल में घर्षण का ये अभी इस चैप्टर में होगा, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये सब कुछ। लेकिन ये जो है हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तरलों के यांत्रिक गुण, उसमें शयान बल पढ़ेंगे हम। शयानता पढ़ा जाएगा तरलों के यांत्रिक गुण में, तो उसमें उस चैप्टर में ये सारा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। क्लियर है। तो अभी ठोसों की सतह के बीच में घर्षण बल हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है इसमें, ये समझते ही हम, है ना। अगर इसके प्रकार समझने या सारी कहानी समझनी तो इसके लिए कुछ बेसिक सी बातें हमें फील करनी होगी, क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास, हाँ विस्कोसिटी बोलते हैं उसे, अगर मान के चलो हमारे पास एक सतह ये दूसरी सतह है, और उसमें अगर हम गति कराना चाह रहे तो क्या होता है, क्या जैसे ही गति कराते तो सट्टे से फिसल जाती है वस्तु, या सर हमें बल बढ़ाना पड़ता है, फिर ऐसा होता है कि कुछ बल के मान आएगा उससे ज्यादा बल लगता है तभी वस्तु आगे फिसलती है। सर क्या हो गया कुलदीप को, सर अगर घर्षण बल ना हो तो कैसा फील होता है, बताते कैसा फील होता है, चिंता ना करो, अजीब बात पूछ रहा है कुलदीप। घर्षण बल ना हो तो कैसा फील होगा, सर कोई फील नहीं आएगा, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, आप चल नहीं पाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे, आप तैर ना पाओगे, है ना। चलो तैर तो लोगे, लेकिन चलने के लिए तो घर्षण बल चाहिए, जिंदगी में और कुछ आगे कर नहीं पाओगे तो
घर्षण के बिना जिंदगी अधूरी है। हाँ, गैस में भी लगता है, गैस में भी घर्षण बल लगता है। हम जो आदर्श गैस है उसमें घर्षण बल नहीं मानते, बाकी सारी गैसों में घर्षण बल लगता है। अच्छा देखो, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर घर्षण ना होगा तो कैसा फील होगा? चिकना चिकना फील होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बेटा चिकना चिकना फील करने के लिए भी घर्षण चाहिए, है ना। चिकना कब फील होगा? चिकना तब फील होगा जब आपको पता होगी कुछ खुरदुरा भी है इस दुनिया में, ठीक है। तो अगर आपको चिकना चिकना फील करना है तो उसके लिए आपको खुरदुरा खुरदुरा भी फील पता होना चाहिए। आइस में भी घर्षण बल लगता है ना, उसमें घर्षण बल कम होता है, उसमें बहुत कम घर्षण बल होता है, लेकिन होता है, बहुत हल्का सा घर्षण बल तो होगा ही होगा। चलिए अब हम यहां पर कुछ काम की बात करते हैं। तो घर्षण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो क्या हुआ, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार अगर हम यहां पर वस्तु पे बल लगाए या किसी भी एक बड़े ब्लॉक को मैं चलाना चाहूं, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं बल लगाऊंगा वैसे चलेगा। क्या होता है, मैं बल लगाऊंगा, हो सकता है ये ना चले, फिर एक लिमिट के बाद में मेरा बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गति कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसी वजह से हम जो घर्षण है उसको, घर्षण को दो टाइप से बोलते हैं या दो प्रकार से बोलते हैं। हमारे पास घर्षण के क्या क्या प्रकार होते हैं, है ना। घर्षण बल जो होता है उसको हम दो टाइप से बोलते हैं। एक होता है स्टैटिक घर्षण, जो है सबसे ज्यादा मजेदार। स्टैटिक घर्षण मतलब जब वस्तु रुकी हुई है, ये गति करने का प्रयास कर रही है, है ना, ये गति नहीं कर रही है, तब स्टैटिक घर्षण लगता है। और दूसरा होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या है? जब वस्तु गति कर गई, है ना, गति कर गई मतलब अब ये गति कर रही है, ये चल रही है, तब घर्षण जो लगेगा उसे हमें गतिज घर्षण बोलेंगे। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब इसमें भी हमें एक और छोटी सी बात पता होना चाहिए कि सर गति, एक्चुअल में गति भी दो टाइप से हो सकती है ना, दो टाइप से हो सकती है। एक टाइप की गति हमें पता है, दूसरी टाइप की गति हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हाँ भैया, मिरर में भी फ्रिक्शन होता है, कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या खा लिया तुमने? कल तक तो अच्छे भले थे सब। मिरर में भी घर्षण लगेगा भाई। तू अगर एक बात बता, कांच, तो कांच पे ऐसा हाथ टिकाता है, तो ऐसा हाथ टिकाकर जब नीचे की तरफ खिसकाते तो ऐसा लगता नहीं कि यार ये मेरे हाथ को नीचे खिसकने से रोक रहा है, तो वहां भी घर्षण लगता है। वायु अगर घर्षण नहीं होता तो उछल कूद के, भाई घर्षण नहीं होता तो उछल कूद के भी नहीं चल सकते, है ना। एक दूसरे को धक्का मार मार के चलना होता कि अगर तुझे उधर जाना है तो इधर किसी को धक्का मार दे तो फिसलते हुए वहां चले जाएगा, फिर वहां जाके किसी को धक्का मार देना ताकि रुक जाए। देखो अब क्या होता है, यहां पर भी गतिज घर्षण में भी दो टाइप के बोल सकते हो आप। एक मतलब दो टाइप की गति होती है बेसिकली, क्या कि एक वस्तु जो है वह फिसलती हुई चली जाए और दूसरी जो वस्तु है वो घूमती हुई चली जाए। तो पहली वाली जो होता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण बोलते हैं। सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, स्लाइड कर रहे हैं ना, तो स्लाइडिंग होता है। और एक होता है घूर्णी गति में घर्षण या घूर्णी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब जब वस्तु रोल करती हुई चलती है। अच्छा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल मान के चलो, मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एम ब्लॉक था, इस पर मैंने लगाया एक बल, तो अगर मैंने बल लगाया तो ये आगे की तरफ फिसलता हुआ चले जाएगा, तो फिसलता हुआ चले जाएगा यहां पर, तो इसमें सर्पी घर्षण लगेगा। अगर मान के चलो मेरे पास एक टायर है, इसे मैंने घुमाया तो घूमते हुए आगे जाएगा, तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है।
हाँ, लौटनी घर्षण भी बोल सकते हैं ना, इसे हम घूर्णी या लौटनी घर्षण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। रोलिंग मतलब लौटनी गति होता है, तो इसे हम लौटनिक घर्षण भी बोल सकते हैं। लौटनिक घर्षण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है मामला? देखो, तो अब हम ये छोटी छोटी सी बातें पढ़ चुके हैं, ये छोटी छोटी सी बातें ना। अब ये कुछ बच्चे ऐसी अजीब अजीब सी बातें पूछ रहे हो, बड़े ये जो तुम पूछ रहे हो ना, कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है कि सर हमें ये हमें ये तो ना पढ़ना यार, और ये सब नीट में आएगा या कैसे आएगा? एक बच्चा बोल रहा सर कांच पे तेल लगा दे तो भी घर्षण आएगा क्या? ग्रीस लगा ले, ग्रीस समझता है ना, तो घर्षण कम हो जाएगा। ये सब क्या है? ये घर्षण कम ज्यादा करने के तरीके ना यार। ऑयल में भी घर्षण होता है। अब लेकिन अगर कहीं पर ऑयल या जमीन पर ऑयल गिर जाता है या जमीन पे पानी गिर जाता है तो क्या होता है? घर्षण कम लगने लग जाता है। तो घर्षण कम करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब ऐसी बेतु की बातें मना पूछो क्लास में। चलिए आगे बढ़ते। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। स्टैटिक घर्षण कब लगता है, गतिज घर्षण कब लगता है। अच्छा, इसमें भी अब हमें जो मेन पढ़ना है वो हमें स्लाइडिंग वाली बात ही पढ़नी है। ये रोलिंग वाली जो बात है वो एक अलग चैप्टर जो है, रोटेशनल मोशन जो है, उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम बस अब यहाँ पे सर्पी घर्षण ही पढ़ने वाले हैं। अब इसमें फिर ऐसी बातें मत पूछने लग जाना कि सर बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब चीजें तो रोल करती है, अगर चीज घूमती हुई चलेगी तो उसमें घर्षण कम होगा। सर्पी घर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है ना। तुमने चीजें देखी है, तुम इसी ग्रह पर रह रहे हो, तुम्हारे कोई ताल्लुकात जो है वो किसी एलियन से नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये बात तुम्हें समझ में आती होगी कि हमारे पास जो भी गाड़ियां चलती है उस गाड़ी में टायर गोल बनाते है ना। गोल क्यों बनाए? डब्बे क्यों नहीं बने? घिसते हुए क्यों नहीं चलते रोड पे? क्योंकि सर रोड पे घिसते हुए चलेंगे तो उसमें सर्पी घर्षण लगेगा जो ज्यादा होगा। रोलिंग में करते हुए चलेंगे तो घर्षण कम लगेगा। देखो, अब हमें एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज को समझेंगे कि सर्पी घर्षण में स्टैटिक घर्षण या गतिज घर्षण कब लगता है, क्या क्या चक्कर हो रहा है। तो इसको मान के चलो, एक एग्जाम्पल से समझा हमने। क्या हुआ, हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक है। ये एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से समझेंगे इस चीज को, ताकि हमें ये गतिज घर्षण कब लग रहा है, स्टैटिक घर्षण कब लग रहा है, ये सारी बातें बहुत ही बढ़िया रूप से चमकने लग जाए। मान के चलो कि यहां पर एक ब्लॉक था और ये सतह थी। इस सतह पर मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? मैं खुद बोल रहा हूं कि घर्षण बल का अधिकतम मान जो होगा, घर्षण बल का अधिकतम मान, घर्षण बल को स्मॉल एफ से चिन्हित करते हैं, तो घर्षण बल का अधिकतम मान जो है वो है 30 न्यूटन। तो इससे क्या समझते हो आप लोग? हाँ, चिंटू और मुन्नी वाली कहानी, यहाँ पे मुन्नी नहीं है, यहाँ पे एक ही आदमी की जरूरत है हमें। इससे क्या समझते हो आप लोग कि अगर यहां पर जो घर्षण बल है वो 30 न्यूटन का है, तो इससे क्या समझते हो आप लोग? इससे क्या समझते हो? 30 न्यूटन का घर्षण बल मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसकी गति का विरोध करने के लिए, जब भी ये गति करने लगेगा तो यहां पे घर्षण बल कितना लगेगा? 30 न्यूटन का लगेगा। तो ये 30 न्यूटन का हमेशा लगेगा क्या? नहीं सर, ये मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान। मतलब है कि अगर आपको इसे चलाना है तो 30 न्यूटन या उससे ज्यादा का बल लगाना पड़ेगा। बोल हाँ या ना। अगर इसे आगे चलाना है तो 30 न्यूटन से ज्यादा का बल लगाना पड़ेगा, वरना ये आगे चलने वाला नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं समझू कि किस दिशा में घर्षण बल लगेगा, तो जब मैं बल इधर लगा रहा हूं F बल, तो घर्षण बल कहां लगेगा? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? सर अगर आप इसमें बल इधर की तरफ लगा रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है, घर्षण बल तो जो होगा वो पीछे की दिशा में लगेगा। अगर मैं बल इधर की तरफ लगाता तो घर्षण बल इस तरफ लगता। तो क्या दिशा को लेकर सभी को बातें चमकती है? अगर हां, तो अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ और वैल्यूज के साथ में पूछना चाहता हूं आपसे बातें। मान के चलो चिंटू ने लगाया इधर धक्का, है ना, इस डब्बे के अंदर है बांगड़ बिल्ला। तो अब ये मैंने बोला कि चिंटू ने लगाया बल F और मैं पता करना चाहता हूं कि यहां पर कितना लग रहा है घर्षण बल। थोड़ा इधर बनाते, बहुत सारी जगह। F क्या है? F है बाह्य बल,
और स्मॉल f क्या है, घर्षण बल। ठीक है, तो चिंटू ने बांगड़ बिल्ले को बंद कर लिया डब्बे के अंदर और लगा रहा है धक्का। कितना लगाना है, न्यूनतम 30 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर अगर मैंने सोच समझकर बोलना, सोच समझकर बोलना, अगर मैंने यहां पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया, ये ऑन नहीं लिखा हुआ है ना, ये 0 न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन लिख देता हूं पूरा, वरना कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ऑन ऑन हो गया तो ऑफ क्या होगा, है ना। ये 0 न्यूटन लगाया, तो अब 0 न्यूटन लगाया तो बताओ भाई कि घर्षण बल कितना होएगा, घर्षण बल कितना होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई बल नहीं लगा रहे हो तो घर्षण बल 0 होगा, 0 न्यूटन होगा। कितने बच्चों को ये बात बिल्कुल ही आसान लगी, सर ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको कॉमन सेंस की बात लग रही है तो यही सवाल एक बार ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पूछा गया था और 90% बच्चा गलत करके आ गया। क्यों? क्योंकि ये अभी आसान दिख रहा है, लेकिन जब और पढ़ लेंगे तो पीछे वाली चीजें हम कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। बताऊं क्या क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 किलो का ब्लॉक है, यहाँ पे घर्षण गुणांक भी क्या होता है मैं बताऊंगा, 0.2 दिया हुआ था। बोला यहाँ पे घर्षण बल क्या लग रहा है। 90% बच्चों ने म्यू mg फॉर्मूला होता है, सॉल्व करा, 4 न्यूटन आया, 4 न्यूटन आंसर टिक कर दिया। अरे 4 न्यूटन नहीं होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वहां पे कोई बाह्य बल ही नहीं लग रहा था, तो बाह्य बल नहीं लग रहा तो इसमें कोई बल, या है ना, अगर बाह्य बल नहीं लग रहा तो इसमें कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। अच्छा, अगर बताओ कि यहां पर मैंने बाह्य बल जो है वो 10 न्यूटन का कर दिया, तो आंतरिक ये घर्षण बल जो होगा वो कितने न्यूटन का लगेगा। 10 न्यूटन का कर दिया तो घर्षण बल है 30 न्यूटन, तो कितना लगेगा यहां पर। अगर मैंने बाह्य बल लगाया 10 न्यूटन का तो घर्षण बल कितने न्यूटन का लगेगा। पिछले साल भी बताया था, बिल्कुल कितना लगेगा, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन। गजब, ये जो बच्चों ने सोच पाया ना, ये मैं आज तक नहीं सोच पाया था। 15 न्यूटन कैसे सोच लिया, 15 न्यूटन तो गजब ही है। 20 न्यूटन वाले सोचने को तो जिसने 20 न्यूटन सोचा ना, उनको अभी 15 अगस्त पर सलामी दी जाएगी। 20 न्यूटन तो अलग ही लेवल सोच लिया कि सर 10 लगाया, टोटल 30 था, बचा 20, तो 20 न्यूटन यहां लगेगा। 10 न्यूटन ही घर्षण बल लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। क्यों सर 10 न्यूटन ही क्यों लगेगा, 10 न्यूटन ही क्यों लगेगा? क्योंकि देखो क्या होगा यहां पर, ये बात सोचकर मुझे बताओ कि अगर मैं इस ब्लॉक पे आगे की तरफ क्या बोला हूं मैं, 30 न्यूटन का बल लगेगा तभी ये गति करेगा। 30 न्यूटन के कम बल से या 30 न्यूटन से कम बल पर ये गति करने वाला नहीं है। अगर ये 30 न्यूटन से कम बल है, उसमें गति नहीं कर रहा है, तो ये बताओ अगर मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा, पहले तो ये बताओ, छोड़ दो सब कुछ, ये बताओ कि 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। 10 न्यूटन का बल लगाने पर ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, मैं बोल रहा हूं 30 न्यूटन का जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं चलेगा। तो 10 न्यूटन पे ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर एक बात बता मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कोई चीज नहीं चल रही है तो उस पे परिमाणी बल क्या होना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो क्या परिमाणी बल 0 होना चाहिए, बिल्कुल सर परिमाणी बल 0 होना चाहिए। तो अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वहां पे परिमाणी बल अगर 0 होना चाहिए, तो अगर मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं तो यहाँ पे 20 न्यूटन का बल लग गया तो चल जाएगा फिर तो। फिर इधर 10 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है, तो क्या गजब ट्रिक निकाली है, क्या गजब ट्रिक निकाली है कि सर आपको अगर किसी भी चीज को चलाना तो उसको टच करके आ जाओ, आपकी तरफ अपने आप भाग आएगी ना। वो कौन सा स्प्रे का एड आता था ना पहले, तो फॉग का ऐड आता था शायद, नहीं वाइल्ड स्टोन का ऐड आता था, है ना। एक आदमी वाइल्ड स्टोन का डीओ लगाकर रोड पर निकल जाता है और अचानक से फॉग का भी आता था ना, अचानक से सभी लोग उसकी तरफ चलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना वो ऐड देखकर जो
वाइल्ड स्टोन खरीदा है, वही बच्चे यहाँ पे 20 न्यूटन आज जवाब बता रहे हैं ना। दुनिया में सब कुछ रिलेटेड है। तुमने जब वाइल्ड स्टोन खरीदा तुम्हें लगा सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बस तुम फिर वही कंसेप्ट यहां पर लगा दिया। आज तुम 20 न्यूटन जवाब बता रहे हो, तुम वही लोग हो सब, है ना। क्यों? क्योंकि सर हमने क्या करा, 10 न्यूटन का इधर से बल लगा, 20 न्यूटन का इधर से लग गया, तो बहुत ही गजब बात। मतलब कि फिर तो अगर मैं यहाँ पे 1 न्यूटन बोलता तो तुम तो मुझे यहाँ पर 30 में से 29 न्यूटन बोल देते मुझे। 29 न्यूटन, अरे गजब सर, कुछ करके आ जाओ, अपने आप भाग आएगी मेरी तरफ। सर ये शक्ति है मेरे पास, सर पावर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा डीओ मारे हैं हम कि हम जहां से निकलेंगे सब हमारी तरफ चली आएंगी। तो यहां पर क्या है, सर हमने लगाया 1 न्यूटन का बल, ये वस्तु मेरी तरफ चली आई, सर सब कुछ चला आएगा। मूर्ख, क्यों? क्योंकि नहीं सर कुछ ना हो, है ना, यहां पर फिजिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डी और वी सब फर्जी बात है। तो ये क्या है सर, हमने इधर लगाया बल तो हमें विपरीत दिशा में भी मिलेगा बल। अब बराबर बल लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये गति नहीं कर रहा है। तो अगर गति नहीं कर रहा है तो अगर मैंने आगे लगाया 1 न्यूटन तो पीछे भी लगना चाहिए 1 न्यूटन। अगर मैंने लगाया 10 न्यूटन तो घर्षण बल भी लगना चाहिए 10 न्यूटन। अगर मैं लगाया 20 न्यूटन तो घर्षण बल भी लगना चाहिए 20 न्यूटन। अगर मैं लगाया 25 न्यूटन तो घर्षण बल भी लगना चाहिए 25 न्यूटन। अगर मैंने लगाया 30 न्यूटन तो घर्षण बल कितना लगेगा? हाँ भाई वाइल्ड स्टोन, जल्दी बताओ घर्षण बल कितना लगेगा? सैटरडे को क्लास होगी क्या? कब से होगी? फिर सैटरडे को क्लास होगी, कब से होगी बता देंगे बेटा, थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर सैटरडे को क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। अभी तुम लोग परेशान हो ना, क्लास सैटरडे को नहीं हो रही। बैच 2 वाले जो इस बात से परेशान है कि सर बस थोड़ी कम क्लास करो, तुम ज्यादा क्लास, तुम्हारी क्लास बराबरी से चल रही तो तुम्हें उसमें परेशानी हो रही है। आज बैच 2 में मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली, सर प्लीज हमारी एक्स्ट्रा क्लास मत लो। हाँ 30 न्यूटन ही लगेगा। क्यों लगेगा 30 न्यूटन? क्योंकि सर 30 न्यूटन से ज्यादा पैदल नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने 31 न्यूटन बल कर दिया, 30 न्यूटन से ज्यादा बल कर दिया तो क्या होगा? 30 न्यूटन से ज्यादा बल कर दिया तो क्या होगा? तीस न्यूटन से ज्यादा बल कर दिया तो क्या होगा? तीस न्यूटन से ज्यादा बल कर दिया तो क्या होगा? सर अब यहां पर घर्षण बल जो है वो 30 ही रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है? 30। हाँ अब ये आगे बढ़ जाएगी, अब घर्षण बल 30 से ज्यादा नहीं लगेगा, अब ये गति करने लग जाएगी तो 30 से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविकता में ये जो है ये 30 से थोड़ा सा कम 28 न्यूटन या कुछ भी 30 से कम वैल्यू लगने लग जाती है। अब इसके बाद में आप कितना भी बल लगाओ, आप लगाओ 40 न्यूटन का, आप लगाओ 50 न्यूटन का, आप लगाओ 100 न्यूटन का, घर्षण बल जो है अब वो नियत हो चुका है, वो हमेशा 28 न्यूटन का ही लगेगा। ये नियत मान आ चुका है। तो यहां पर ये इन दोनों में क्या अंतर है? यहां पर स्थैतिक घर्षण था, यहां पर क्या था? स्थैतिक घर्षण था, ये रुकी हुई थी, और यहां पर ये चल पड़ी, गतिज घर्षण। तो इन दोनों में क्या अंतर समझ में आता है? है? अब सबसे पहली बात तो सर ये कम क्यों हो गया, ये भी समझ लेते, फिर अंतर भी समझ लेंगे, है ना। ये कम क्यों हो गया, 30 न्यूटन से कम क्यों हो गया? ये आपने एक बात अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व जरूर करी होगी, क्या? कि अगर हम किसी एक चीज को जब धक्का लगाने जाते, जब वो चलती नहीं है तो ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब चल जाती है तो फिर कम धक्के में भी वो आगे बढ़ती रहती है ना। या जैसे अगर मान के चलो, ये बात अपने फील भी करी होगी कि अगर हमारे पास,
है ना, या मान के चलो एक गाड़ी है, गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो 4 लोग मिलकर धक्का लगाएंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी गति कर जाती है तो अब 2 लोग भी उसे धक्का लगाते रहेंगे, तो गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये चीज आपने और भी बहुत सारी जगहों पर ऑब्जर्व करी होगी, या अगर नहीं फील किया तो कोई भी भारी वस्तु लेना अपने घर में और उसे धक्का लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब धक्का लगाने की कोशिश करोगे, जब कोशिश में ज्यादा बल लगेगा, लेकिन जब एक बार चल गई तो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी ना। और ये वाली चीज, ये ऐसा जो घर्षण है ना, वो घर्षण तुम्हारे दिमाग में भी है। ये घर्षण हमारे दिमाग में भी होता है, क्या कि एक बार चालू करने में, एक बार चलाने में ज्यादा बल लगता है, लेकिन एक बार दिमाग चालू हो गया, एक बार दिमाग चालू हो गया, चलने लग गया, तो वो हमेशा बढ़िया से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। बस रोकना मत उसे, रोकना मत उसे। एक बार तुमने पढ़ना शुरू करा और एक बार अगर तुम नियमित रूप से डेली 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 पढ़ते जा रहे हो, तो तुम्हारा जो स्टैटिक घर्षण है, देखो क्या होगा। इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे कुछ लोग ऑलरेडी इसको पार करके गतिज घर्षण में आ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी यहीं फंसे हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग पे देते थोड़ा सा प्रेशर, बोलते चला पढ़ रहा, बोला नहीं, वो बोला चल रहा पढ़ा, बोला नहीं, चल पढ़ा नहीं, चल पढ़ा नहीं, चल पढ़ा नहीं, चल पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहे। जिस दिन तुम लिमिट को क्रॉस कर गए, तो उसके बाद में तुम बस आगे पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बल बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, और तुम्हारे दिमाग का जो घर्षण है वो नियत हो जाएगा, नियत हो जाएगा फिर, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम अभी, बहुत सारे बच्चे ये फंसे हुए, सर मैं पढ़ रहा हूं, बन नहीं रहा है, पढ़ रहा हूं, बन नहीं रहा है, पढ़ रहा है, बन नहीं रहा है, पढ़ रहा है, बन नहीं रहा, छोड़ दिया, फिर वापस से अगले दिन फिर यहां से पढ़ रहा हूं, बन नहीं रहा है, पढ़ रहा है, बन रहा है, पढ़ रहा हूं, बन रहा है, अरे छोड़ दो, चलो पढ़ रहा हूं, बन नहीं रहा है, पढ़ रहा हूं, बन, क्यों? क्योंकि तो यही अटक के खत्म हो जाता है। अब जिस दिन इसको पार कर दिया, जिस दिन इसको पार कर दिया, उसके बाद में तुम कितना भी पढ़ते जाओ, घर्षण तो नियत हो जाएगा। फिर आ जाएगा असली कॉन्फिडेंस कि हां, अब मैं गतिज घर्षण के जोन में आ चुका हूं, और मैं अब हमेशा के लिए बढ़िया से पढ़ सकता हूं और अच्छे से पढ़ सकता हूं, और बढ़िया तरीके से जिंदगी भर मैं अब यही चीज करता रहूंगा, या जिंदगी में तो नीट तक करता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, ध्यान रखना। अगर मान के चलो तुमने सोचा कि मैं 4 दिन नहीं पढ़ता हूं, तो तुम्हारी गाड़ी चलती 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 रुक गई। अब अगर गाड़ी रुक गई तो फिर तुम आ चुके स्थैतिक घर्षण के जोन में, फिर से आ चुके तुम स्थैतिक घर्षण में, स्थैतिक घर्षण से फिर गतिज घर्षण में जाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, तो याद रखना, रुकी हुई चीज को चलाने के लिए ज्यादा जोर लगता है, लेकिन जो चल रही है उसे चलाते रहने में कम जोर लगता है। मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम डेली बराबर से पढ़ रहे जा रहे हो, लगातार क्वेश्चन करते जा रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो उसे जाने मत दो। क्यों जाएगा? तुम रुक जाओगे, फिर से स्थैतिक घर्षण में पहुंच जाओगे, स्थैतिक घर्षण में पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में फिर तुम गतिज घर्षण में आओगे, तब जाके तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलो देखो भाई, तो अब यहां पर वापस से आते, तो सर ये वैल्यू कम क्यों होगी? तो इसका फील तो हमने प्रैक्टिकली भी किया, लेकिन सर इसको क्या हम इसको यहां पर इस वाले डायग्राम से, या जो हम पढ़ रहे थे उससे फील कर सकते हैं? हाँ, फील कर सकते हैं। कैसे? देखो क्या होगा, यहां पर जब वस्तु रुकी हुई थी, तो देखो क्या था, रुकी हुई थी तो सारे ग्रूव्स एक दूसरे में उलझे हुए थे, है ना। तो अब क्या होगा, मतलब ये तुम हो, और ये तुम्हारा दिमाग है, और ये आसपास की जिंदगी, तुम उलझे हुए हो पूरा उसमें, तुम उलझे हुए, तो निकलने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर एक बार निकल गए, आगे बढ़ गए, तो अब क्या होगा सर? आगे बढ़ने के बाद में क्या होगा सर? आगे बढ़ने पर ये वाले जो वस्तु, ये पूरी, ये इसमें देखो एक बार फंसी हुई थी, फिर उसके बाद में जैसे आगे बढ़ेगी तो धर करके टकरा के आसानी से आगे बढ़ती जाएगी। तो आगे बढ़ने में वापस से पूरा अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रुप में, तो ऊपर आसानी से निकल जाओगे। आई बात समझ में? तो यही चीज जो है वह हमने इसमें देखी, इसीलिए घर्षण का मान कम हो गया, गतिज घर्षण का मान कम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब स्टैटिक घर्षण और गतिज घर्षण में हमें क्या क्या बातें समझ में आ रही है? सबसे पहली बात तो ये समझ में है कि स्टैटिक घर्षण का मान जो है सर, वो बाह्य बल के बराबर होता है ना। तो स्टैटिक घर्षण क्या है?
स्थैतिक घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण बस इतनी सी कहानी है, छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा सा प्यार है, जितना तुम दोगे उतना हम दे देंगे। स्थैतिक घर्षण की कहानी क्या है? छोटी सी है इसकी जिंदगी, जितना तुम दोगे उतना हम दे देंगे, जितना तुम कोशिश करोगे उतना हम लौटा कर तुम्हें दे देंगे। लेकिन गतिज घर्षण में क्या होता है? गतिज घर्षण में एक बार में, गतिज घर्षण में क्या होता है? गतिज घर्षण में जो अधिकतम मान है या जो अधिकतम मान तो वो फिक्स हो जाएगा, तुम देते जाओ हम ना बदलेंगे। गतिज घर्षण की क्या बात है? गतिज घर्षण कहता है तुम बढ़ते जाओ, तुम देते जाओ, हम ना बदलेंगे। स्थैतिक घर्षण क्या कहता है? स्थैतिक घर्षण कहता है तुम जैसे हो हम भी तो वैसे हैं, हम तुम्हारा आईना है, जितना प्यार तुम दोगे उतना हम तुम्हें देंगे, जितनी नफरत तुम हमें दोगे उतनी नफरत हम तुम्हें देंगे। तो यह स्थैतिक घर्षण होता है। तो स्थैतिक घर्षण कैसा होता है? इसे बोलते हैं हम सेल्फ एडजस्टिंग। कैसा बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग। ये सब लिखा हुआ है, चिंता ना करो। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब क्या होता है? मतलब कि ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कि जितना तुम दोगे उतना हम देंगे, जितना तुम प्यार करोगे उतना हम करेंगे, जितना तुम हक जमाओगे उतना हम हक जमाएंगे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे तुम्हारे साथ, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना तुम पढ़ोगे उतना और अच्छा हम पढ़ाएंगे, जितनी मेहनत तुम करोगे उतनी मेहनत हम करेंगे, जितनी सवाल तुम लगा के आओगे उतने ज्यादा सवाल हम कराएंगे। तो जितना तुम करोगे उतना उससे उतना तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं, है ना, या समायोजित कहते हैं। तो यह एक बार लिख देते हैं हम यहां पे, समायोजित बल कहलाता है। अब ये जो सब कुछ मैंने बोला वही सब कुछ आपके लिए एक पूरे पॉइंट वाइज ये यहां पर लिखे हुए, ये सब एक बार हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो अधिकतम मान आया था वह कैसे निकलता है ये भी हम देखना चाहते हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पे गतिज घर्षण आने से पहले स्थैतिक घर्षण का कुछ अधिकतम मान होता है। इस अधिकतम मान को देखिए, तो पूरा स्थैतिक घर्षण है, पूरा गतिज घर्षण है ना। ये जो अधिकतम मान था जहां पर निकल गई हमारी जान, क्या कि इससे ज्यादा ना दे पाए हम, इससे ज्यादा ना दे पाए। मतलब ये जो घर्षण 28 ही क्यों 29, अर्चना बिटिया वही तुम बोल रहे हैं, 28, 29, 30 से कम कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, क्या लिखा हुआ है? एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, यहां पर कितनी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो ये जो मान है जिसके आगे ना रहे बस की बात, मतलब जितना तुमने दिया उतना हम देंगे और इससे ज्यादा हमसे ना हो पाए, तो इसको बोलते हैं हम सीमांत। ये क्या लिमिट है? तो इसे बोलते हैं हम सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा हमसे ना हो पाए, इतना ज्यादा हम ना दे पाए। ठीक है, तो इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण कहते हैं। अब एक एक करके सारों को डिटेल में फिर से देख लेते हैं। मैंने 90% चीजें बता दी है। देखो, तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहली बात, स्थैतिक घर्षण क्या क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण कब लगता है? पहला पॉइंट, यह वह घर्षण बल है जो कि एक दूसरे के संपर्क में स्थित दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ करने से पहले प्रभावी होता है। मतलब गति प्रारंभ नहीं, उसके पहले जो घर्षण बोल लगता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे बहुत सारी जगहों पर Fs से चिन्हित किया जाता है। किससे चिन्हित किया जाता है? Fs से चिन्हित किया जाता है। F के नीचे छोटा सा s, Fs लगा देते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसकी प्रवृत्ति स्वतः समायोजित होने की होती है। मतलब कि क्या हुआ इसका? यह स्वतः समायोजित हो जाता है, मतलब कि यह अपने आप एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टिंग होता है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3, स्थैतिक घर्षण का
गणितज्ञ अंक गणितज्ञ मान उस बाह्य बल के बराबर होता है जो वस्तु को गति प्रदान करने की चेष्टा करता है। चेष्टा क्यों लिखा हुआ है? चेष्टा क्या है? मतलब ये गति प्रारंभ करवा रहा है ना, गति प्रारंभ हुई नहीं है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन हम इसे कहते हैं। इसे हम FL से चिन्हित करेंगे। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या स्थैतिक घर्षण के चारों पॉइंट सभी को जोरदार तरीके से क्लियर है? एक बार लगा दो कमेंट्स में आग, ताकि हम पढ़े सीमांत घर्षण का मान। क्लियर है बात? चल आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी प्रकार से हम सीमांत घर्षण का, इसे हम सीमांत घर्षण के नियम भी बोल सकते हैं या सीमांत घर्षण से जुड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें भी बोल सकते हैं। सीमांत घर्षण को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे हम चिन्हित करेंगे FL से। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या FL क्या होता है, सीमांत घर्षण क्या होता है? देखो, तो यहां पर आग लगाने से मेरा फोन गर्म हो जाता है, बेटा तू पानी छिड़क दिया कर, है ना। अब यहां पर ध्यान दे ले। बहुत मतलब ये ऐसे लोगों से तो मेरा मन करता कभी कभार एक बार इनको बुलाऊं और बैठ कर बातें कर रही इनसे, है ना। ये ऐसा कैसे सोच ले? तो खतरनाक सी बातें। मतलब क्या है इनके दिमाग में ऐसा केमिकल जो ये बातें उन्हें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। देखो, सबसे पहली बात सीमांत घर्षण। अब सीमांत घर्षण देखो, अभी तक क्या था? अभी हम जो पढ़ रहे थे यह स्थैतिक घर्षण था, उसमें हमें उसका मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं? क्योंकि बाह्य बल के बराबर ही होगा। लेकिन जब हाँ, ये सारी वो बातें नोट करना है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट नोट करना है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद PDF मिल जाएगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमांत घर्षण बल FL दोनों सतहों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल N के समानुपाती होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि सर ये बल कितना है, तो ये बल कितना होता है? ये होता है FL। FL समानुपाती होता है N के। N या अभिलंब प्रतिक्रिया बल, दोनों सतहों के मध्य जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाल सकते हो आप? क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाल सकते हो? हाँ बेटा, फरवरी के पहले हम क्लास 12 खत्म कर देंगे, चिंता ना करो। बस अगले महीने से हम क्लास 12 पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाल सकते हैं? क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाल सकते हैं? बिल्कुल से निकाल सकते हैं। क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा mg के बराबर होता है? क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा mg के बराबर होता है? हाँ या ना? क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा mg होता है? हमेशा mg होता है। कैसा भी रख दो, कुछ भी कर दो, हमेशा mg होगा? अरे नहीं मूर्ख, हमेशा mg थोड़ी ना होता है। 90% केसेस में अगर बॉडी सीधी रखी हुई तो mg के बराबर होगा, ना तो समतल पे mg cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, वस्तु पर सीमांत घर्षण बल सदैव वस्तु की गति करने की चेष्टा करने के विपरीत दिशा में होता है। ये तो हमें पता है कि जिस दिशा में गति करना चाह रही है उसके विपरीत दिशा में सीमांत घर्षण होता है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात, ये केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है? नॉर्मल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर। तो सीमांत घर्षण जो होता है, पॉइंट नंबर 3, सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाली सतहों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, और जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, या चौंकाने वाली बात, क्या कि घर्षण बल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कितना ज्यादा सतह है या कितनी कम सतह है।
हर एक जगह अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो बराबर है तो घर्षण बल बराबर ही होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान के चलो आपके पास है 5 किलो का द्रव्यमान, तो 5 किलो का द्रव्यमान जो है अगर आपको उसको चलाना है तो वो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में आए या उसका जो पैंदा है वो ज्यादा हो या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल और केवल किस पे निर्भर करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के, नॉर्मल रिएक्शन के। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर समानुपाती होता है। अच्छा, अब अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा सर तो क्या आएगा यहाँ पर, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर यहां पर आएगा म्यू इंटू नॉर्मल, है ना। म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है वो होता है घर्षण गुणांक। वैसे यहां पर हम लिखेंगे म्यू एस, क्या लिखेंगे, म्यू एस। म्यू एस क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि ये स्टैटिक घर्षण की बात है इसलिए हमने म्यू एस लिखा हुआ है। तो यहां पे म्यू एस जो होता है इसे बोलते हैं स्टैटिक घर्षण गुणांक। या हम इसे बोल सकते हैं स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब जब वस्तु रुकी हुई है तो उस वक्त कितना घर्षण लग रहा है, इसे हम स्टैटिक घर्षण गुणांक या स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब ये म्यू जो होता है, वो म्यू किन बातों पर निर्भर करता है, म्यू संपर्क घर्षण जो होता है वह, ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो यही कहना चाह रहा है, सीमांत घर्षण संपर्क सतहों के पदार्थ एवं उनके चिकनेपन या खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। मतलब कि वह उन दोनों के मध्य म्यू पर निर्भर करता है, म्यू पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब कि हर एक जगह सतह, मतलब सतह अलग अलग हो सकती है और सतह अलग अलग होगी तो वहां पर म्यू जो होगा वह अलग अलग होगा। मतलब मान के चलो मेरे पास जमीन है तो जमीन के संपर्क में अलग अलग वस्तुएं हो सकती है। मान के चलो अलग अलग व्यक्ति खड़े हुए अलग अलग प्रकार के जूते पहनकर, तो जूते अलग अलग है, मतलब कि संपर्क की सतह जो है वह अलग अलग है, तो हर एक के लिए म्यू अलग अलग होगा। इसका मान अन्य प्रकार के घर्षण बलों से अधिक होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि इसका मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि यह सीमांत घर्षण है, गति जिसके बाद ही होता है। क्लियर है कहानी। पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया, सीमांत घर्षण स्पर्श करने वाली सतहों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि संपर्क वाली दो वस्तुओं के अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समान रहे। एक मिनट, जब तक, अच्छा ऐसा लिखा हुआ कि जब तक संपर्क वाली दो वस्तुओं की अभिलंबवत प्रतिक्रिया समान रहे। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि अगर क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है और अगर क्षेत्रफल, चलो मान के क्षेत्रफल बदल भी गया लेकिन अभिलंब प्रतिक्रिया बल नहीं बदला तो घर्षण समान होगा। तो कुल मिला के घर्षण बल में तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मल और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। और म्यू किस पे डिपेंड करता है, चिकनेपन या खुरदुरेपन पर, सतह कैसी हो उस पे डिपेंड करता है। सना बिटिया यहां ध्यान देंगे सारा, है ना। और इसी प्रकार से नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जैसे mg है तो mg के बराबर हो गया नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर mg हो गया। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं सर कि यहां पर f बराबर होगा म्यू इंटू नॉर्मल। तो यह सीमांत घर्षण बल केवल इन्हीं बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, वस्तु कैसी बड़ी है कैसी छोटी है उस पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है। आभासी क्षेत्रफल मतलब यह हो सकता है बेटा कि जैसे मान के चलो आप चल रहे हो तो क्या आप जब चलते हो तो आपका क्षेत्रफल क्या हमेशा जो क्षेत्रफल आप जमीन के कांटेक्ट में है क्या वो क्षेत्रफल समान रहता है? नहीं सर, जब हम चलते तो हमारा पूरा पैर एक बार ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद में एक पैर, मतलब ये पैर उठाएंगे तो क्या हुआ, क्षेत्रफल कम हो गया, जमीन के साथ क्षेत्रफल कम हो गया, फिर उठाएंगे तो क्षेत्रफल और कम हो गया। या कुछ लोग होते हैं जब ऐसे पांव से ऊपर करके चलेंगे सर तो क्षेत्रफल कम हो गया, मैं ऐसे चलूंगा तो क्षेत्रफल बढ़ गया, फिर मैं ऐसे चलूंगा तो क्षेत्रफल और कम हो गया। लेकिन किसी भी स्थिति में चलूं मैं, मेरा नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही होगा।
आई बात समझ में? तो यह मेरे लिए स्थैतिक घर्षण का मान जो होगा वो नियत ही रहने वाला है, या अधिकतम स्थैतिक घर्षण बोल सकते हैं, या इसको सीमांत घर्षण बोल सकते हैं। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम और इस पर एक और लास्ट बात करना चाहेंगे हम। जैसे अभी हमने किसकी बात कर ली? हमने स्टैटिक घर्षण की बात कर ली, हमने सीमांत की बात कर ली, उसी गतिज घर्षण किन किन बातों पर निर्भर करता है। उस तक जाए उससे पहले घर्षण गुणांक पर कुछ और छोटी छोटी सी चर्चा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका मात्रक और विमा क्या होगी? तो सर ये क्या है? घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यह है बल। तो म्यू के लिए मात्रक और विमा देखने की आवश्यकता नहीं है, यह मात्रकहीन और विमाहीन होता है। मात्रकहीन और विमाहीन होता है। क्यों मात्रकहीन और विमाहीन है सर? क्योंकि यहां पर सर इसमें दोनों बल है, यह भी बल है, यह भी बल है, तो घर्षण गुणांक जो होगा उसमें कोई मात्रक कोई विमा नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी प्रकार से गतिज घर्षण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो गतिज घर्षण क्या होता है? गतिज घर्षण क्या होता है? तो गतिज घर्षण का नियम, सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट जो सभी अभी ने चर्चा करी थी। गतिज घर्षण का मान सदैव सीमांत से थोड़ा कम होता है ना। देखो थोड़ा सा कम होगा। क्यों थोड़ा सा कम होगा? क्योंकि वस्तु चल चुकी है। अगर चल चुकी है तो चलने के बाद में उसमें घर्षण जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका मान भी n पर निर्भर करता है, इसका मान भी n पर निर्भर करता है। और गतिज घर्षण, अच्छा अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोला था हमने इसे? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी कारण वर्ष हम इसे चिन्हित करते हैं F के नीचे छुटकू K से या FK से। किस चिन्हित करते हैं हम इसे? FK से चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसे FK से चिन्हित करते हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? FK जो होगा वह भी समानुपाती होता है नॉर्मल के, यह भी समानुपाती है नॉर्मल के। तो सर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कैसे आ गई जब दोनों समानुपाती है नॉर्मल के? तो कैसे करेंगे? देखो क्या होता है, इसका मान वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है ना। मतलब वस्तु कैसी भी गति करे, जैसे त्वरित गति करे, मंदित गति करे या नियत वेग से गति करे, क्योंकि यह नियत होता है ना। गतिज घर्षण का मान नियत होता है। और किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? Fk जो होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है। एक बार इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अब हम। तो यहां पर अब हमारे पास देखो Fk जो होगा वो होगा म्यू के इंटू नॉर्मल। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, वहां पर होगा म्यू के इंटू नॉर्मल। अब म्यू के क्या है? जैसे हमने देखा था स्टैटिक घर्षण गुणांक, इसे हम बोलते हैं गतिज घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे हम इसे? गतिज घर्षण गुणांक। तो सर ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? जब भी सवाल आएगा तो सवाल में हमें बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? कि ये गतिज घर्षण है या स्थैतिक घर्षण है, हमें दिख जाएगा। और हमें साफ देगा अलग अलग वैल्यू कि ले भैया ये म्यू के की वैल्यू है, ले भैया ये म्यू एस की वैल्यू है। दोनों वैल्यू अलग अलग दी जाएगी, दोनों वैल्यू अलग अलग दी जाएगी। मतलब कि म्यू के की वैल्यू अलग देंगे, म्यू एस की वैल्यू अलग अलग देंगे। अच्छा, अब अगर तुम्हें इतना सा समझ में आया तो क्या बता सकते हो कि स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण गुणांक में से कौन ज्यादा होता है? मतलब सीमांत घर्षण गुणांक के लिए हमने म्यू एस लिखा था और इसमें म्यू के लिखा था, तो किसका मान ज्यादा किसका मान कम? तो हमेशा 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 यहां पर स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होगा वो ज्यादा होगा गतिज घर्षण गुणांक से। ठीक है, यहां पर म्यू एस ज्यादा होगा क्योंकि सीमांत घर्षण का मान सबसे ज्यादा है। तो अगर सीमांत घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा है तो उस चक्कर में हमारे पास म्यू एस का मान ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है मामला, है ना? देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं एक और राज की बात कि बहुत सारे बच्चों का नीट में सिलेक्शन होते होते रुक क्यों जाता है। क्योंकि
अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग आखिरी के समय में जो भी समय मिलेगा उसमें 10-10, 15-15 मिनट बांट के दोनों चैप्टर के, मतलब पिछले चैप्टर के दोनों लेक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कुछ बच्चे लगातार बोले जा रहे सर वो करो वो करो वो करो, तो बेटा यही एक सबसे बड़े कारणों में से है जिसमें सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप ये चीज यहां पर दर्शा रहे हो, लेकिन अब ये आपके अंदर घुसी हुई है। क्या हो रहा है कि आप ना, ये अगर आपके अंदर आदत उसे सुधारो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। आपका मन जो है वो आपको भगा ले जाता है, कहीं भी भगा ले जाता है और तुम भाग जाते हो। अगर तुम अभी ये समझो, अगर चलो ठीक है ये मैंने बीच में छोड़ दिया, तो क्या मैं यही रिदम, यही सब कुछ कल फिर से बना पाऊंगा? नहीं। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी वो सारी बातें मैं बता रहा था, और उसमें से तुम्हारी 2-4 बातें छूट गई तो निकल गया, आगे बढ़ गए हम। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान किसका? नुकसान आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये टॉपिक जब एंड होगा उसके बाद में हम ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा समय बचेगा उसमें डिस्कस कर रही हैं। लेकिन अब इसमें आप अपनी जिंदगी में कहां पर नोट कर सकते हो कि क्या आप ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल आप ऐसा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप? ये कैसे पता चलेगा? आप जब भी कुछ एक चीज पढ़ने जाते हो तो आपके दिल में ये धड़कनें तेज हो जाती है कि यार मैं इसको 2-1.5-2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अब मेरे को ना कुछ और पढ़ लेना चाहिए। फिर आप जब कुछ और पढ़ने जाते हो तो आपको लगता है कि यार वो वाली चीजें जो है वो मैंने पढ़ी नहीं थी, वो मेरा छूट रहा था, तो चलो मैं वो पढ़ने चले जाता हूं। आप जब बायो पढ़ते हो तो आपको चिंता होती है फिजिक्स की, आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको चिंता होने लग जाती है केमिस्ट्री की, और जब केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो तो आप सिर्फ चिंता करते हो बायोलॉजी की। आप जब आपको पता है कि यार मैंने पढ़ लिया थोड़ी देर, अब मैं या 1-2 घंटे पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूं, या फिर मैं सो जाता हूं, या मैं रेस्ट कर लेता हूं, या आप खाना खा रहे हो, आप थोड़ी सी टीवी देख रहे हो। तो आप जब खाना खा रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आपको उस समय चिंता हो रही है कि मेरे को पढ़ना है। आप जब पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते वक्त चिंता हो रही है कि यार मेरे को कल स्कूल जाना है, या मेरे भविष्य में मेरे को क्या क्या करना है। या इसके अलावा मान के चलो आप एक दिन घर वालों के साथ मजबूरी पड़ गई कि सर घर वालों के साथ बाहर जाना ही पड़ रहा है। अब जब आप बाहर जा रहे हो, तो बाहर जाने के बाद में ये सोच रहे हो कि यार मेरे को घर जाकर तो पढ़ना था, यार ये सब कुछ पढ़ना था मेरे को, ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहां पर। और जब टाइम पढ़ने का है तब उस समय की तीसरी बात छोड़कर वो वाला टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तो एक मुहावरा सुना होगा आपने कि ऐसा ही चलता रहा तो ना तुम घर के होंगे ना घाट के होंगे, ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे, है ना। खजूर सरी आसमान से टपका खजूर में अटका, ये वाली कहावत तुम पे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखो। देखो अगर तुम भाग भाग कर चीजें करने की सोचोगे, तुम सोचोगे यार मैं भी ये भी खींच लूं, वो भी खींच लूं, वो भी खींच लूं, वो भी खींच लूं, वो भी खींच लूं, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरे को ये भी आ जाओ, वो भी आ जाओ, वो भी आ जाओ, वो भी है। अरे खाना थोड़ी ना है कि सब कुछ खा लिया बस तूने। जो कर रहे हो एटलीस्ट उसमें तो 100% दो अपना। अगर किसी दिन बाहर गए घर वालों के साथ घूमने तो वहां पर छोड़ दो पढ़ाई। देख अगर तुम ये मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता कि पढ़ना कैसे, मैं नहीं बता रहा तुम्हें कि नीट निकाले, मैं नहीं सिखा रहा तुझे फिजिक्स, मैं सिखा रहा हूं जिंदगी को जीना कैसे है। अगर तुम अपनी जिंदगी में यही करते रहे कि जो तुम उस वक्त जो कर रहे हो उस पर अगर तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा तो तुम ना तो वो चीज ढंग से कर पाओगे, ना तो तुम सोच रहा हो उसके बारे में वो मिल पाएगी। एक छोटी सी बात ध्यान रखना जिंदगी में, है ना, ये बहुत मतलब बात छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर बात है कि जिंदगी में जब जिस चीज को तुम्हें मिलना होगा ना वो मिल जाएगी। अगर तुम सतत प्रयास करते रहोगे तो वो 100% मिल जाएगी। तुम खींचातानी करोगे ना तो वो कभी नहीं मिल पाएगी। तुम कितना भी जोर लगा लो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और अगर होना होगा ना तो यही मेहनत करते रहोगे, 100% हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट ना जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। मुझे नहीं मतलब कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं मतलब कि मेरे 650 पौने 700 नंबर आ रहे नहीं आ रहे, मुझे बस इस बात से मतलब है कि अभी जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अभी जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा 100% है या नहीं है।
अगर अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अगर मैं दूसरी चीजें कर रहा हूं तो मैं करूंगा यार, मस्ती करूंगा, मजे से मस्ती करूंगा। लेकिन जब मैं मस्ती नहीं करूंगा या जब मैं वहां से हटकर मैं जब पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि जो सब कुछ था वो भूल जाऊंगा मैं, है ना। वो तुमने एक और बात ऐसी सुनी होगी ना कि भाग्य में जो लिखा है वो हम मिलता ही है ना। वो बातें मतलब ऐसा नहीं कि हम मेहनत ही ना करें उसके लिए, लेकिन अगर आप मेहनत सतत करते रहोगे तो वो जो लिखा हुआ है ना वो मिलेगा। लेकिन उसका भी एक सही समय है। समय के पहले कुछ ना हुआ आज तक, और ना समय के बाद कुछ हुआ आज तक। समय से ना तो कोई आज तक जीत पाया है और ना समय पर किसी का बस चल पाया है। देखो भाई, तो गतिज घर्षण गुणांक जो होगा वो म्यूएस जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा म्यू के से। तो यहां पर अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है सर, अब हमें समझ में आ गई है। तो म्यूएस जो होगा वह म्यूएस बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि स्टैटिक घर्षण का मान जो होगा वो हमेशा गतिज घर्षण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात तो सर अब हमें चमक गई। तो म्यूके में भी या गतिज घर्षण में भी हम देखें तो ये म्यूके और नॉर्मल पे ही निर्भर कर रहा है। नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होगा वो 90% केस में mg होगा, या कुछ अगर सिचुएशन अलग होगी तो उसमें हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर इसका संख्यात्मक मान जो होगा वो म्यू के बराबर नॉर्मल म्यू एफ के बराबर म्यू के इंटू नॉर्मल के बराबर होगा। ये एक और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब जब वस्तु गति कर जाएगी तो उसमें कोई बाह्य बल लगे या ना लगे, एक और इंपॉर्टेंट सी बात, पॉइंट नंबर 5, ये न्यूमेरिकल में आपको आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात काम है ना। ये जो सारे एसपी स्टार पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पांचवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि यदि वस्तु गति कर रही है, लिखो, गतिशील वस्तु पर यदि बाह्य बल F एक्सटर्नल शून्य हो, तब भी घर्षण बल जो होगा, घर्षण बल Fk के बराबर ही होगा, तब भी घर्षण बल Fk होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु गतिशील है, गति कर रही है, चल रही है, और मैंने वस्तु पे बल लगाना छोड़ दिया, तो क्या घर्षण लगेगा? कौन सा लगेगा, स्टैटिक या गतिज? गतिज वाला घर्षण ही लगेगा। तब भी क्या लगेगा? गतिज वाला घर्षण ही लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं कि मान के चलो हम गाड़ी चला रहे या साइकिल के पैडल मार रहे, एकदम से हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा? गति करेगी, गति करती रहेगी। ऐसा तो नहीं पैडल मारती रुक जाती है, नहीं सर, पैडल मारना छोड़ देंगे फिर भी थोड़ी देर बाद चलकर रुकेगी। तो उस समय भी कौन सा घर्षण बल लग रहा है? गतिज घर्षण ही लग रहा है ना। तो यहां पर गतिशील वस्तु पर यदि F एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल शून्य हो, तब भी गतिज घर्षण बल जो होगा वो Ft के बराबर होगा ही होगा, है ना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आप ऐसा यहां पर भी समझ सकते हो कि हमने ये जो टेबल सा बनाया था ना, इसमें अगर मान के चलो, थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं इसको, और मान के चलो ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि आखिरी में जाकर हमने हमारा बाह्य बल जो है वो कम कर दिया। हमारा बाह्य बल जो है वो हमने कर दिया 20 न्यूटन, हमने कर दिया 0 न्यूटन। तो उस कंडीशन में भी, इसी में आगे लिख लो ताकि आपको ध्यान रखे, उसको स्टार बना लो, उस कंडीशन में भी 28 न्यूटन का ही गतिज घर्षण बल लगता रहेगा। कितने न्यूटन का? 28 न्यूटन का ही गतिज घर्षण बल लगता रहेगा। मतलब बाह्य बल अगर भले ही गतिज घर्षण से कम हो जाए तो भी घर्षण का मान जो है वो गतिज घर्षण ही रहेगा या उसके बराबर ही रहेगा हमेशा। क्लियर है मामला? क्या ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में सीधा चलता हुआ ब्लॉक दे देगा, फिर बोलेगा बताओ भाई क्या हो रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज
कि सर गतिज लगेगा, स्टैटिक चल गया मतलब भाई भले ही बाह्य बल लगे ना लगे चल तो रहा है ना, तो गतिज घर्षण लगेगा। क्लियर है मामला? आ गया समझ में सभी को? हमेशा 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 चलो आगे बढ़े। हाँ, जब तक गति करेगा तब तक, ऑब्वियस बात है, गतिज घर्षण जब तक गति करेगा तब तक ही होगा। तो ये हमने घर्षण की कहानी पूरी समझ ली, घर्षण का बेसिक समझ लिया है ना। इसी प्रकार कुछ होमवर्क सवाल में होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे आज होमवर्क में, तो वो एक बार ट्राई कर लेना। हो सकता है कि इक्का दुक्का छोटे मोटे न्यूमेरिकल डाल दूं मैं आपको, ये देखने के लिए कि जितना पढ़ा उसका बेसिक का न्यूमेरिकल समझ में आता है या नहीं, तो वो एक बार आपको ट्राई करना है। चल अब हम आ जाते होमवर्क डिस्कशन पर, है ना। दो पार्ट में कर लेंगे होमवर्क डिस्कशन। न्यूटन के गति के नियम NLM, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9। चलो बताओ भाई कौन कौन से डाउट है। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में घर्षण जितना पढ़ा दूंगा मैं उतना आएगा बेटा, घर्षण तक आएगा। लेक्चर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, केवल 9 के बेटा, 9 के 12 और 15, 12 और 15। अच्छा 8 और 3, 8 3 5, बस इतने ही बताएंगे, 8 3 5। बस ठीक है, 9 भी बता देंगे। चलो हाँ भाई चलो, न्यूटन के गति के नियम, होमवर्क के सवाल, लेक्चर नंबर 9। हाँ सबसे पहला सवाल ले लेते, स्टार्टिंग का ही तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है? तीसरा सवाल, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? ये तो नवा ही, ये तो मेरे को लग रहा 8वां तो नहीं खुल गया कहीं है, 9 है लिखा तो 9 है यार इस पे। क्वेश्चन में तो गड़बड़ लग रहे, ये तो वही सवाल आ गया फिर से। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3 यही है? क्या लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 यही है? क्या क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि 4 किलो द्रव्यमान का एक गुटका हल्के स्प्रिंग तुला ए और बी से लटकाया गया, तो ए और बी का पाठ्यांक क्या होगा? नहीं है। ये तो इजी है बेटा, ये तो इजी है। यहां पर क्या है सर, 2 स्प्रिंग दी हुई है, तो दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में लगी, तो दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में, तो ये 4 किलो का द्रव्यमान है, तो यहां पर 4 किलो ही दोनों में होगा। ये तो कल मैंने बताया था। अच्छा मेरे को लग रहा है ये फाइल ही गलत है, क्योंकि ये, हाँ नहीं ये तो सही है। ये वाला क्वेश्चन कहां डिस्कस हुआ था कल? हाँ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था हमारे कल। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने वाले जैसे ही है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका मैंने कल हिंट दे दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने कल हिंट दिया था, है ना। लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 का कल मैंने हिंट दिया था। क्या था हिंट और कैसे करना इस सवाल को? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि यहां पर हमारे पास एक टेबल रखी हुई है। इस टेबल पर हमारे पास एक कोई ब्लॉक सा रखा हुआ है। ये लंबाई है कुछ ना कुछ इस ब्लॉक की। इधर से एक रस्सी है जिसे खींचा जा रहा है, इधर से एक रस्सी है जिसे खींचा जा रहा है। ठीक है, कल एक बच्चे चिकारा ने शायद सब पूछा था ना, तो मैंने आपको बताया भी था। ये 32 और 20 न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा ये तो आसान सवाल है, तनाव वनाव थोड़ी ना पूछा, बस 32 और 20 न्यूटन का बल लग रहा है। इधर 32 न्यूटन का बल है, इधर 20 न्यूटन का बल है। और इसमें बोला है, क्या बोला है कि सर इस 3 किलो का है। ये कितने का है? 3 किलो का है। तो अगर 3 किलो का है तो यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 32 न्यूटन लग रहा है, तो परिमाणी हो गया 12 न्यूटन। 12 न्यूटन इधर आ जाएगा, 12 न्यूटन इधर आ जाएगा। और अगर 12 न्यूटन का बल इधर आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये होगा
कि यहां पर 12 बटे में 4 12 बटे में 3 कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आसान सवाल ही है। चलो लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 5 हो गया, 9 देख लेते हैं। नौ में बोला गया कि 5 किलोग्राम के पिंड पर, बेटा ये नहीं बताऊंगा मैं, ये वाला सवाल मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, एक बार जाकर देख लो, है ना। यहाँ पर 5 किलो का मेरे पास द्रव्यमान, इसमें बल दिया गया है और बोला गया कि t बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक वेग इतना है, तो वह समय जिस पर इसका ठीक y अक्ष के अनुदिश वेग 0 हो जाएगा। तो y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग दिया -12, बल होगा 4 न्यूटन का और द्रव्यमान है 5 का, तो त्वरण आ गया 4/5। और यहां पर आपको गति का प्रथम समीकरण लगा के सॉल्व करना है, ये नहीं बताएंगे हम। इस प्रकार एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास में। चलिए 12 8 रह गया, 9 के बाद में 8 भी था, 8 भी नहीं बताएंगे बेटा, 8 भी पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने, एक बार जाकर देखो। यहां पर 30 किलो है, यहां पर 40 किलो है, इस पे mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, mg sin 30 दोनों चलाना चाहते हैं इसे। तो यहां पर 40 किलो का द्रव्यमान ज्यादा है, तो इसे mg मतलब 40 g sin 30 और 30 g sin 30 दोनों चलाना चाहते हैं। तो यहां पर 40 किलो वाला इसे चलाएगा, तो यहां पर इसका बल ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, इसमें लगेगा mg इंटू साइन 30 माइनस mg इसका m इंटू जी इंटू साइन 30 बटे में m1 प्लस m2, यह आंसर आ जाएगा। हाँ केजे सर की क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास होगी आज सर की 12 और 15 12 में हमें दिया गया है। हाँ 12वां सवाल बढ़िया है, यहां पर दिया गया 4 किलो द्रव्यमान का स्थिति समय ग्राफ दर्शाएगा, t बराबर 0 t ग्रेटर देन 0 t, अच्छा t का मान 4 और 0 और 4, अच्छा ठीक है f1 f2 f3 है, तब क्या होगा। देखो यहां पर हमारे पास क्या बोला गया, यहां पर हमारे पास एक xt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है xt ग्राफ। अब ये बताओ कि जब वस्तु पे बल लगता है तो उसका त्वरण क्या होता है। अगर एक वस्तु पे नियत बल लग रहा है तो त्वरण क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देंगे। पहले ये बताओ किसी भी एक वस्तु पर अगर बल नियत है तो उसका त्वरण क्या होगा। त्वरण 0 होगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी एक वस्तु पर बल 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण नियत होगा। और अगर फिर से बोल देता हूं, किसी एक वस्तु पे बल नियत है तो त्वरण भी नियत होगा, बल 0 है तो त्वरण भी 0 होगा। अच्छा अब अगर नियत, तो हाँ तनाव भी बता देते, रुक जाओ बेटा तनाव भी बता देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास, हाँ ठीक है, अगर मेरे पास बल नियत है तो त्वरण भी नियत होगा। लेकिन अगर मेरे पास xt ग्राफ, तो xt ग्राफ में नियत त्वरण क्या बनता है, परवलय। तो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन xt में, फिर xt में लाइन जो है वो 0 स्लोप की होगी, मतलब यहां पर त्वरण है ही नहीं, तो त्वरण नहीं है तो बल 0 होगा। क्योंकि देखो यहां पर वेग नियत है, xt ग्राफ का ढाल नियत मतलब वेग नियत है, तो वेग नहीं बदला, फिर उसके बाद में यहां पर ये विरामावस्था में आ गया, तो यहां पर इसमें बल हर क्षण पे, मतलब कि 0 से 4 सेकंड में भी 0 होगा, 0 पर भी 0 होगा, 4 सेकंड के बाद में भी बल 0 होगा, क्योंकि हर जगह यह एक पहले नियत वेग से चल रहा था फिर विरामावस्था में, तो यह बल का अनुभव नहीं करेगा, बल इस पर 0 है। इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है कि आवेग क्रमांगत आवेग, अच्छा आवेगों के बीच में समय अंतराल क्या होगा। देखो सवाल में क्या बोला है, सवालों में इस सवाल में 11वें वाले सवाल में बोला हुआ है कि हमारे पास एक आधा किलो 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, फिर बोला है कि एक विमीय गति कर रहा है, उसका xt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए 2 क्रमांगत आवेगों के बीच समय अंतराल क्या होगा। तो क्रमांगत आवेगों के बीच समय अंतराल, ये सारे सवालों में पेन उठाने की जरूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेग पता करना है आपको। तो आवेग क्या होता है? आवेग जो होता है सर वह वेग में परिवर्तन होता है। तो पहले इसका वेग पॉजिटिव में था, फिर नेगेटिव में था, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव था। हर 2-2 सेकंड में इसमें संवेग में परिवर्तन आ रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम यहां पर इसका आवेग बोल सकते हैं। आवेग हर 2-2 सेकंड में बदल रहा है, हर 2-2 सेकंड में बदल रहा है। बस इतनी सी बात है। इसमें आवेग में परिवर्तन कितना है ये भी पूछ सकता था आपसे, ये भी पूछ सकता था। शायद 2 दिन पहले क्लास खत्म हुई थी जब, तब ये, हाँ, शुक्रवार के दिन मैं आपको ये ग्राफ में बता रहा था कि इसमें आवेग में या आवेग कितना है ये भी पूछ सकता है। तो कैसे बताओगे? इसका वेग यहां कितना है और यहां कितना है पता कर लो। तो वेग कितना है सर यहां पर 0, ये ढाल कितना है सर? यहां पर ये हमें बोला गया एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ का ढाल वेग देता है। तो एक्सटी ग्राफ का ढाल कितना है सर? यहां पर यह 2 लंब है, 2 आधार भी है 2। तो यहां पर 1 मीटर पर सेकंड का वेग इधर, इसका वेग कितना है? 1 मीटर पर सेकंड का इधर है। तो 1 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, 1 मीटर पर सेकंड नेगेटिव में है। तो परिवर्तन कितना हुआ इसका? परिवर्तन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड का। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है सर आधा किलो। तो द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन करके मैं आवेग निकाल सकता हूं। इसका आवेग कब कब परिवर्तित हो रहा है? हर 2-2 सेकंड में बदल रहा है। और कितना आएगा परिवर्तन के बाद वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है सिद्धार्थ बेटा, आई एम वेरी सैड बिकॉज यू डोंट अटेंड क्लास एट टाइम, यू डोंट डू योर वर्क एट टाइम, दैट्स व्हाई यू आर सैड। ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले तो सकीना, वेरी गुड बेटा। कितने लोगों को जो मैंने एक एडिशनल बात बताई सवाल में समझ में आई? ये सवाल में आपने जहां भी सॉल्व किया है उसमें लिख लो आवेग में परिवर्तन कितना, ये भी पूछा जा सकता था हमसे। तो संवेग में परिवर्तन आवेग के आवेग पूछा जा सकता था, तो ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा सर? ये पॉजिटिव से नेगेटिव वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन इंटू द्रव्यमान कर देंगे तो संवेग। ठीक है शिवम, कैसे हो शिवम रायचंद? चलो भाई, हाँ हो गए सारे सवाल इसके, हो गए 12 और 15। 12 तो अभी हमने बता दिया। अच्छा उसमें तनाव भी बता देते वरना कुछ बच्चों को नींद ना आए आज रात को। 12 बता दिया, 15 भी बता देते। 15 में 40 किलोग्राम नीचे की रस्सी टूटेगी। अरे बंदर वाला सवाल कल ही तो बताया, बंदर वाला सवाल कल ही बताया। क्या कि बंदर दिया हुआ है, बोला 40 किलो का बंदर है यहाँ पर, और यहाँ पर 500 न्यूटन का अधिकतम तनाव है जो रस्सी सह सकती है, तो किस स्थिति में टूटेगी? अच्छा अब ये बताओ, जब ये नीचे जाएगा तो तनाव क्या होता है? T mg - a हो जाता है। तो सर तब टूटना मुश्किल ही है। जब ऊपर जाएगा तब टूट सकती है कि हाँ सर तब तनाव बढ़ जाता है, T बराबर mg + a हो जाता है। तो बस वहां पर ऊपर जाने की स्थिति में टूटेगा और त्वरण निकाल लो। कॉपी में करवाया ये सवाल, कल ही करवाया था, पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है अच्छा इसमें तनाव भी बता देता हूं। इसमें आपसे पूछा हुआ था एक और सवाल में। अच्छा इसका त्वरण आ गया हमारे पास। त्वरण क्या है? इस दिशा में त्वरण आ चुका है सर। त्वरण आया था हमारे पास 3 किलो का ये था। तो यहां पे त्वरण कितना आया था? इसका त्वरण आया था सर, इसमें त्वरण आया था टिंग डुंग डुंग, त्वरण आया था 12/3 या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तुम जो सवाल पूछ रहे हो उसमें पेन तक लगाने की जरूरत नहीं थी यार। तो थोड़ा सा सवाल आराम से शांतिपूर्ण तरीके से करो तो बनेंगे। चलो देखो, तो यहां पर अब हमारे पास इसमें तनाव पूछा, तो तनाव कैसे निकाल सकते हो? यहां पर इधर लग रहा है 32 न्यूटन का बल, इधर लग रहा है 20 न्यूटन का बल। अच्छा तनाव कहां पूछा था? यहां से 1 मीटर की दूरी पर पूछा है। अब एक बात बताओ यार, 3 मीटर की टोटल है, 3 किलो द्रव्यमान है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे जो 1 मीटर का टुकड़ा होगा इसका द्रव्यमान 1 किलो होगा? 1 मीटर का टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलो होगा? अगर हाँ तो अब हम क्या बोलेंगे? यहां पर आगे की तरफ सर तनाव जो निकालना है, पीछे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन और इस पे त्वरण हो रहा है आगे की तरफ ए, आगे की तरफ त्वरण हो रहा है इसका ए। अब क्या होना चाहिए सर? यहां पर हमें पता है T - 20 बराबर होना चाहिए F नेट के, T - B बराबर होना चाहिए F नेट के या M × A के। तो T की वैल्यू T - 20 बराबर होगा 1 × त्वरण है 1 या यहां पर जैसे त्वरण है 4, तो ये T का मान 24 न्यूटन आ जाएगा।
ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बताऊंगा मैं याद करके आया था, भूल गया, मैं याद करके आया था, मैं भूल गया। क्योंकि पार्सर क्या बोल रहे थे, फिजिक्स वाले सर को तो मजा आता है, मेरे को तो तुम्हें पढ़ाने में आजकल मजा आने लग गए है ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें पता चल गई है तुम्हें पढ़ाकर कि ये कैसे संभव है ना, जैसे मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं कांच देखूंगा तो कांच पे घर्षण होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात कि कांच पे तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। या बंदर वाला बता दो, बंदर वाला बता दो। बंदर, तेरे गांव में बंदर है कि नहीं भाई? बंदर खतरनाक होते हैं। एक बार हम लोग गए थे वृंदावन, है ना, तो वहां तो भाई मेरे को लोगों ने बोला कि सर चश्मा निकाल के जेब में रख लो। मेरे साथ में 2-3 लोग गए थे, मैंने चश्मा निकाल के क्यों रख लो? बोला सर रख लो बस। मैंने देखा भैया बंदर खतरनाक ही, आदमी चल रहा है, पीछे से जाएंगे, चश्मा निकाल कर ले जाएंगे उसका, और ले जाकर या आपके हाथ में छीन कर ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। और दुकान वालों की सेटिंग है उनके साथ में, दुकान वालों ने भी बंदर के साथ ही सेटिंग कर रखी है वहां पर। तो वहां बंदर को बोलेंगे कि सुसु चश्मा दे दे, बंदर फिर उसको नीचे से फ्रूटी फेंको, या फ्रूटी का एक पैकेट फेंक दो, या फिर उसको नीचे से चिप्स का एक पैकेट फेंक दो, तुरंत ले जाएगा, चश्मा फेंक देगा और गायब बंदर। ये सही चल रहा है यहां पर। देखो भाई, तो सवाल क्या कहना चाहता है बंदर वाला? बंदर वाला सवाल कह रहा है कि भैया 500 न्यूटन का अधिकतम बल लग सकता है। अच्छा, 500 न्यूटन का अधिकतम बल लग सकता है, तो यहां पर बंदर जो है वह कहां जाना चाहता है? सर ये बंदर है, तो ये बंदर जो है, ये बंदर जो है वह ऊपर जाए या नीचे जाए, तुम खुद बताओ। इसमें तनाव का अधिकतम मान जो है 500 न्यूटन है, बंदर का द्रव्यमान जो है वो 40 किलो का बंदर है। तो अब ये बताओ कि जब तनाव क्या होता है, रस्सी में तनाव क्या होता है? लिफ्ट वाली बात है ये, तो सीधे सीधे ऊपर जाना नीचे जाना, लिफ्ट वाली बात है। तो यहां पर T बराबर क्या होता है? T बराबर होता है mg+a ऊपर जाने पर, और Tg-a नीचे आने पर। अब बताओ भाई कहां पर ज्यादा तनाव है? सर इस कंडीशन में ज्यादा होगा, ऊपर जाने में। तो ऊपर जाने में तनाव ज्यादा होगा, मतलब है कि मेरे को ऊपर वाले से ही कैलकुलेशन करना है। आगे बात समझ में? नीचे वाले में करेगा क्या? नहीं करेगा सर, नीचे वाले में क्यों करेगा? नीचे वाले में जाएगा तो यहां पर अगर हम नीचे वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सर नीचे वाले में तनाव कम होता है। तो अब हमें मैक्सिमम तनाव कब टूटेगा ये पता करना। तो 500 बराबर 40 इंटू जी का माने 10 + a। अब इसके आगे मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता बालक, अब तुझे आगे खुद ही जाना पड़ेगा। आग का दरिया है और तैर कर जाना है। ठीक है, चलो क्लियर है मामला? हाँ, आज केमिस्ट्री क्लास होगी, केमिस्ट्री क्लास का समय होता जा रहा है। हम मिलेंगे अब कल की क्लास में, घर्षण पे आगे और चर्चा करेंगे, और कल के आखिरी के 10 मिनट में L10 के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। चल, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।